नमस्कार दोस्तों आज जिस विषय को लेकर हम लोग आपस में बातचीत साझा करेंगे, कुछ जानकारियां एक दूसरे के पास प्रेषित करेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आयु का उपलब्धियों के साथ कोई संबंध नहीं होता। मैं आपके सामने कुछ साहित्यकारों की उम्र और उनकी उपलब्धियों का जिक्र कर रहा हूं और आप खुद परेशान भी हो सकते हैं, हैरान भी हो सकते हैं कि ये कैसे है कि इतनी छोटी उम्र में अपने खाते में, अपने अकाउंट्स में वो इतनी उपलब्धियां दर्ज कर गए जिनके बूते पर उन्हें कालजयी मान लिया गया। मित्रों, अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ आज एक ऐसे कवि का, एक ऐसे साहित्यकार का जिन्हें पत्रकार के रूप में ज़्यादा जाना जाता है और भारतीय पत्रकारिता का उनको पुरोधा भी कहा जाता है कि अगर भारतीय पत्रकारिता का स्वरूप देखना हो कि स्वाधीनता पूर्व काल में किस तरह की बातें, किस तरह से कलम चलती थी आबाद गति से और किस पैनेपन के साथ वो सामयिक टिप्पणियाँ लोग करते थे, वो लोग जिनकी जिक्र मैं आज कर रहा हूँ आपसे, उनमें सबसे शिखर नाम है बाबू बालमुकुंद गुप्त का। बाबू बालमुकुंद गुप्त का जो जीवन है मित्रों, ये एक गांव से शुरू होता है। गुड़ियानी गांव है रिवाड़ी का छोटा सा, और पहले मुख्य मार्ग पर भी नहीं थे, अब मुख्य मार्ग पर ज़रूर है, लेकिन विशेष रूप से आज भी ऐसा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे आप आसानी से उस गांव तक पहुंच सकें और उस स्थान को नमन कर सकें जिस स्थान पर इस महान पत्रकार का जन्म हुआ था। उम्र, आप हैरान होंगे, मेरे ख्याल में उम्र के बारे में चर्चा बाद में करनी ज़्यादा उचित रहेगी, प्रासंगिक रहेगी। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि बंदे ने वहाँ एक गांव से मैट्रिक पास की और मैट्रिक के पास अपनी प्रतिभा के बूते पर लिखना शुरू किया। जो ही कलम उठाई उसमें तीखापन और पैनापन इतना ज़्यादा प्रखर हो गया कि चर्चा का केंद्र बन गए। और जब चर्चा का केंद्र बने तो उनको पंडित मदन मोहन मालवीय एक ऐसे फ़कीर थे हमारे भारतीय इतिहास के, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के, कि जहाँ कहीं प्रतिभा मिलती उसको वहाँ से उठाकर सही स्थान पर रोंप देते थे। ये उनका एक विशेष कार्य माना जाता रहा है। उनकी नज़र जब इन पर पड़ी तो उन्हें लगा कि ये बालक तो बहुत मेधावी है, इसकी जगह यहाँ गांव में, गुड़ियानी गांव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे तो बाहर जाना चाहिए और ये बाहर जाकर बहुत सारी उपलब्धियाँ दर्ज कर सकता है। तो इनको पहले वो ले गए काला कांकर रियासत में। वहाँ के राजा एक अखबार निकालते थे, अपने महाराजा दिनेश चंद्र नाम आपने सुना होगा। दिनेश चंद्र के भाई थे वो, जो पत्रकार थे, जो समाचार पत्र निकालते थे। तो समाचार पत्र में संपादन का जो पद है इनको दे दिया गया कि आप इसका संपादन करिए। नियुक्ति, पहली जो नियुक्ति थी वो बड़ी चुनौतीपूर्ण थी और बहरहाल इन्होंने उस चुनौतीपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और वहाँ से पत्रकारिता की जो धूम थी वो इतनी ज़्यादा मची कि वो लाहौर तक पहुँची और लाहौर में भी 2 समाचार पत्रों ने विशेष रूप से इनको आमंत्रित किया संपादन के लिए। और इस संपादन में इन्होंने जिन जिन अखबारों का संपादन किया वो बड़े अपने समय के चर्चित समाचार पत्र थे। कोहिनूर बहुत चर्चित, लाहौर का बहुत चर्चित समाचार पत्र था, बाद में एक पत्रिका का रूप भी इसने लिया। हिंदुस्तान, काला कांकर वाला, आज का हिंदुस्तान नहीं, ये जो बिरला परिवार का है, मैं उस हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। उस समय हिंदुस्तान के नाम से एक दैनिक समाचार पत्र काला कांकर से भी छपता था, उसके भी संपादक रहे। कोहिनूर को तो मैं जिक्र कर चुका हूँ। और उसके अलावा बंगवासी समाचार पत्र कलकत्ता में बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र माना जाता था, तो उसके संपादन के लिए भी इनको वहाँ निमंत्रित किया गया। इन्होंने वो चुनौती भी स्वीकार की और वहीं से जब भारत मित्र, एक पूरे आकार का विशाल समाचार पत्र आरंभ हुआ, तो उसका संपादन पद भी इसी व्यक्ति को दे दिया गया जिसका जन्म गुड़ियानी में हुआ था। और उसमें विशेष रूप से एक इनका स्तंभ छपता था स्थायी रूप से, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे अब पुस्तकाकार में अलग से भी उपलब्ध हैं। उसमें इतनी निर्भीकता से ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के जितने भी वायसराय थे, जितने भी शिखर पुरुष होते थे प्रशासन तंत्र के, उनके बारे में लिखा करते थे, तो एक तिलमिलाहट सी ऊपर शिखर तक पहुंचती थी। और विशेष रूप से लॉर्ड कर्जन
विशेष रूप से इनके लिखे हुए लेखों का अनुवाद अंग्रेज़ी में कराया करते थे ताकि वो उसको फॉलो कर सकें, उसको देख सकें कि आदमी लिखता क्या है जो इतना लोकप्रिय हो गया है। और मित्रों, इतनी उपलब्धियां देने के साथ साथ इन्होंने रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत और इसके अलावा शिव शंभू का चिट्ठा तो है ही, हरिदास और बहुत सारी गद्य की पुस्तकें, लगभग 7 या 8 पुस्तकें इनकी वो छपी, प्रकाशित हुई और हर पुस्तक चर्चा का विषय बनी। और सबसे बड़ी मैं जो विशेषता इनकी जो आपसे साझा करना चाहूँगा वो ये था कि कई बार एक शब्द पे अड़ जाते थे। एक शब्द की जो गरिमा है उसके बारे में इनका जो दृष्टिकोण होता था वो कई बार महापंडित लोगों से भी ज़्यादा स्थायी भाव रखता था। उस समय हिंदी जगत में, पत्रकारिता के जगत में और साहित्य के जगत में सबसे बड़े करेक्शन करने वाले, सबसे बड़ा संशोधन करने वाले, शब्दों को सही जगह पर प्रयोग करने की विधि सिखाने वाले एक ही व्यक्ति थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनके एक शब्द पर आपत्ति की कि ये शब्द बालमुकुंद गुप्त ने गलत प्रयोग किया है, और बाबू बालमुकुंद गुप्त ने अगले ही दिन प्रमाण देकर सिद्ध किया कि जो प्रयोग मैंने किया था वही सही है, व्याकरण की दृष्टि से भी और भाषा शैली की दृष्टि से भी वही शब्द सही है। और अंत में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गज को ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, ये बिल्कुल गांव का छोरा ठीक कहता है। तो ये एक शब्द की गरिमा के लिए। अब सारी उपलब्धियों का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि उम्र कितनी थी, 42 साल। सिर्फ 42 साल की उम्र में इतनी विशाल, इतनी व्यापक उपलब्धियां अपनी ज़िंदगी के इतिहास में दर्ज करने वाले शख्स को नमन करने को मन तो करता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि उम्र से उपलब्धियों का कोई संबंध नहीं होता। इसी लड़ी में मैं जिक्र करना चाहूँगा हरियाणा के एक लोक गीतकार का, एक ऐसे व्यक्ति का जो अपने जीवन काल में एक मुहावरा बन गया था। मुहावरे का मतलब मैं एक छोटे से प्रसंग से आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि पंडित नेहरू का निधन हुआ। देश भर में स्थिति जो थी वो बिल्कुल एक सन्नाटे की थी और सभी लोग हतप्रभ थे कि ये क्या हो गया। और उस वक्त गाँव में किसी ने कहा कि पंडित नेहरू चल बसा, तो एक ग्रामीण भोला बड़ा कि पंडित लक्ष्मीचंद जैसे नहीं बचे तो पंडित नेहरू क्या चीज़ है। इसका मतलब ये है कि पंडित लक्ष्मीचंद आम आदमी की ज़िंदगी में पंडित नेहरू से भी ज़्यादा प्रभाव रखते थे और ज़्यादा प्रभाव मंडल उनके पास था कि ये अगर बंदा है तो हिंदी में कला, लोक नाट्य और ये सारी परंपराएं कायम है। पंडित नेहरू का क्या है, चले गए तो चले गए। एक प्रकार से अजीब सी भावना थी लोगों के मन में कि प्राथमिकता देनी थी तो उनके लिए प्राथमिक चरण में सबसे ज़्यादा पंडित लक्ष्मीचंद आते थे। और मित्रों, पंडित लक्ष्मीचंद की जो सृजनशीलता थी, जो कल्पनाशीलता थी, उसका आप अनुमान लगाइए कि एक लोक नाट्य को तैयार करने में, उसके संवादों का चयन करने में, ख़ास तौर से उन दिनों जिन दिनों लिखने की परंपरा नहीं थी, सब कुछ मौखिक परंपरा से ही चलता था। उसका खाका बुना, उसका एक चित्र खींचा और चित्र खींचने के बाद उसको मन ही मन आत्मसात किया, फिर उसको लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और इसमें बड़ा श्रम साध्य काम होता था, उन दिनों बहुत मुश्किल काम होता था। और लोक नाट्य को देखने वालों की एक विशाल भीड़, सैकड़ों और बाद में ये भी कहा जाता है कि हज़ारों की संख्या में उमड़ पड़ती थी। 25 लोक नाट्य इन्होंने तैयार किए और सभी मौखिक परंपरा में थे। उनको लिपिबद्ध बाद में लोगों ने किया, श्रोताओं ने किया, क्योंकि वो इतनी गहरी बातें कह जाते थे अपने लोक नाट्यों की प्रस्तुति में, जिनका विश्लेषण करने में, जिनकी समीक्षा करने में बहुत लंबा अरसा लग जाता था। और अब तो ये भी है कि पंडित लक्ष्मीचंद ग्रंथावली के नाम से इतने ज़्यादा ग्रंथ आ गए हैं। एक साहित्यकार ने तो इसको खंडों में, 7 या 8 खंडों में विभाजित करके इसका विवेचन प्रस्तुत किया है। आप अंदाज़ा लगाइए, जो लिखना पढ़ना जानते हैं वो उनके लिए कितना बड़ा संकट पंडित लक्ष्मीचंद एक मौखिक परंपरा में पैदा कर गए कि वो लोग लगे रहे उसके अर्थ निकालने में, और अर्थ भी सारे के सारे सार्थक थे।
कहीं भी उनको निरर्थकता का आभास नहीं मिला और लोक संस्कृति उभर कर जगमग होती हुई उस बंदे की वाणी से, उस बंदे की प्रस्तुति से और लोक मंच के माध्यम से जो प्रस्तुतियाँ थी उनके द्वारा उस बंदे ने एक ऐसा विशाल, एक ऐसा ताना बाना अपने इर्द गिर्द बुन लिया था कि जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक ऑरा जिसे कहते हैं, महिमा मंडित करने वाला ऑरा, वो उनके सामने, उनके पृष्ठभूमि में हमेशा दमकता रहता था। और 25 लोक नाट्य देने वाले और उसके बाद असंख्य प्रस्तुतियाँ, एक एक लोक नाट्य की प्रस्तुतियाँ असंख्य होती थी। ये नहीं था कि अगर एक उन्होंने सत्यवान सावित्री या वीर पर्व या चंद्र किरण या पद्मावत इनको प्रस्तुत कर दिया एक बार तो हो गया ना, ये नहीं होता था। एक एक लोक नाट्य को बार बार लोग मांग करते थे कि ये दोबारा प्रस्तुत किया जाए, दोबारा, और उन्हीं लोक नाट्यों की पुनरावृत्ति के लिए उसी रूप में बिना किसी परिवर्तन या संशोधन के ये प्रस्तुत कर देने वाला व्यक्ति, मित्रों, वही बात उम्र का उपलब्धियों से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ भी सिद्ध होती है कि वो भी बाल मुकुंद गुप्त की तरह से केवल 42 वर्ष जिए और 42 वर्ष में इतना कुछ दे गए लोक साहित्य के खाते में, इतना दर्ज कर गए उपलब्धियाँ कि वो आज भी उनका कोई सानी नहीं है। आज भी उनका जो मान सम्मान है वो शिखर पर, लोक साहित्य की जहाँ तक बात होती है, शिखर पर उनको रखा जाता है। और इस प्रकार से मित्रों बहुत सारे उदाहरण बाकी साहित्यकारों में भी हैं, बाकी भाषाओं के साहित्य में भी मिल जाएंगे। जॉन कीट्स रोमांटिक और छायावादी कविता के एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में उनका जिक्र होता रहा अंग्रेज़ी साहित्य में। अक्सर जो उनकी जो कविताएं थी वो पाठ्यक्रम में तो होती थी, जो पाठक वर्ग थे अंग्रेज़ी के उनको ज़ुबानी याद थी बहुत सारी कविताएं। और उम्र कितनी पाई जॉन कीट्स ने? सिर्फ 25 वर्ष। और इस तरह से उर्दू साहित्य का एक लोकप्रिय साहित्यकार, उसका जिक्र भी मैं कर दूं, मजाज लखनवी। मजाज लखनवी कितने लोकप्रिय थे इस बात का अनुमान लगाना हो तो प्रकाश पंडित की एक पुस्तक है, वो पढ़ के देखिए। वो कहते थे कि मजाज के नाम पर अक्सर छात्रावासों में, अलीगढ़ के छात्रावासों में लॉटरी निकाली जाती थी कि जिसके नाम पर लॉटरी निकलेगी वो सबसे बड़ा भाग्यशाली होगा। आप अंदाज़ा लगाइए लोकप्रियता के चरम शिखर का। और उनकी कुछ कविताएं जो हैं वो मुहावरों की तरह लोग नज़में जो हैं वो पढ़ते रहे। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, जी में आता है ये मुर्दा, चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। और उसमें जो उपमाएँ थी वो बड़ी अद्भुत थीं। और वही मजाज लखनवी जो इतने लोकप्रिय थे, लोकप्रियता के शिखर पर थे, वो कुल उम्र उनकी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिर्फ 45 बरस जिए और छोटी सी उम्र में असंख्य उपलब्धियां अपने खाते में दर्ज करके चले गए। एक पहलू ये है। और दूसरा पहलू मैं जो आपके सामने जाते जाते बयान कर दूं कि कुछ एक कवि ऐसे भी थे जिन्होंने उम्र तो पाई लेकिन ज़िंदगी में सुख नहीं पाया। उम्र कुछ अच्छी मिली लेकिन उसके बावजूद जो अंतिम दिन थे बहुत ही दुखद मिले। और दुखद स्थितियों में अंतिम सांस लेने वालों में ओज के कवि, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर भी थे। और दिनकर जिन्होंने हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मि रथी जैसी दिव्य रचनाएं, ओज से भरी हुई रचनाएं हमें दी साहित्य के पाठकों को और साहित्य के प्रेमियों को, वो व्यक्ति, उनकी जो अंतिम कृति थी मित्रों, वो बड़ी उदास करने वाली थी कि हारे को हरि नाम। कैसे आदमी उन दिनों में, अंतिम लम्हों में कैसे हार जाता है जीवन की विसंगतियों से जूझता हुआ, इस बात का आप अनुमान लगा लीजिए। और बाबू बाल मुकुंद गुप्त की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त ये भी थोड़ा सा ध्यान में आता है कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त का अंत बड़ा दुखद परिस्थितियों में हुआ था। उनको वहाँ लगा पत्रकारिता के जीवन में कि जूझते जूझते कि मैं अपनी जड़ों से बिल्कुल ही कट गया। और उन्हें लगा कि जैसे ज़िंदगी बहुत छोटी हो गई है, थोड़ी उम्र में बहुत कुछ कर लिया था और घर की याद सताई। सोचा कि एक बार घर हो आऊँ, पता नहीं इसके बाद घर जा पाऊँ या ना जा पाऊँ। ऐसी दुखद परिस्थिति में वो कलकत्ता से चुपचाप बिना बताए अपने संचालकों को रेवाड़ी की ओर चले
और उन दिनों में मित्रों रेल यातायात बहुत कम था। दिल्ली से रेवाड़ी के लिए एक ही गाड़ी चलती थी, और वो गाड़ी जब कलकत्ता वाली पहुंची तो रेवाड़ी वाली गाड़ी जा चुकी थी और कोई साधन नहीं था। आगे गांव था, गांव में पहुंचना था। तो वहाँ उनको एक फतेहपुरी में एक धर्मशाला में टिकना पड़ा मजबूरी में। एक छोटा सा सहायक वहाँ मिल गया उनको, उसको उन्होंने साथ रखा कि भाई तुम मेरे पास रह, मुझे थोड़ा सा खांसी ज़्यादा आ रही है, मुझे तकलीफ़ है, तो तू मेरे पास रहे और कम से कम ये है कि मुझे सुबह बस पे चढ़ा देना या सुबह जो रेल आएगी उस पे चढ़ा देना, मैं रेवाड़ी पहुंच जाऊं, वहाँ से गांव का कोई ना कोई मैं वाहन कर लूँगा, किसी बैलगाड़ी में पहुंच के गांव चला जाऊंगा। लेकिन मित्रों क्या हुआ कि रात को ही जब इनको खांसते हुए देखा तो धर्मशाला के मैनेजर ने, फतेहपुरी वाली धर्मशाला के मैनेजर ने कहा कि मैं तो इस बंदे को अंदर कमरा नहीं दूंगा, जिस तरह से ये खांस रहा है तो बलगम से कमरा भर जाएगा और इसे कुछ हो गया तो मेरी धर्मशाला बदनाम हो जाएगी, मैं तो इसे कमरा नहीं दूंगा। वो जो सेवक इनको मिला था उस क्षेत्र का, अपना पुराने जान पहचान वाला, उसने समझाया कि ये बहुत बड़े आदमी हैं बाबा, इनको अंदर रहने दो, और सर्दी का मौसम है, इन्हें कुछ दुख सुख हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। और मैनेजर अड़ गया कि नहीं, मैं इस स्थिति में इस बंदे को यहाँ नहीं रखूँगा। और इतने बड़े कद्दावर साहित्यकार को बरामदे में सिर्फ जगह दी गई और बरामदे में वो रात नहीं काट पाए, और सुबह जब देखा गया तो वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ले ली थी। वो अपने घर, अपनी जड़ों में नमन करने के लिए अपनी हवेली को वो नहीं पहुंच पाए। तो मित्रों, ये दुखद जो अध्याय साहित्य के साथ जो जुड़े हुए हैं, ये कई बार बड़ा कचोटते हैं। निर्मल वर्मा, कितने बड़े साहित्यकार, पूरे कैनवस को, विशाल कैनवस को, साहित्य के विशाल कैनवस को अपनी पकड़ में रखने वाले निर्मल वर्मा, अब उनका जो अंतिम जो उनकी जो कृति थी वो भी कुछ ऐसी ही थी, उदासी से भरी हुई और अवसान से भरी हुई, और अंतिम अरण्य के नाम से वो पुस्तक सामने आई। तो ये जीवन में जो ये विसंगतियाँ हैं कि जितने मर्जी उपलब्धियाँ आप दर्ज कर लो, लेकिन आपको अंतिम जो सांसें हैं वो सुख भरी ना मिल पाएँ तो इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा। बहरहाल ये नियति है या क्या है, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और इन्हीं स्थितियों के साथ ही बात यहीं आज समापन करते हैं। लेकिन जाते जाते एक हमारी परंपरा है कि 4 पंक्तियाँ कविता की ज़रूर हमें दोहरा लेनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आती हैं हमारे हिंदी साहित्य में, जहाँ बड़ी गहरी बातें कही गई, बड़ी उच्च स्तरीय बातें कही गई, वह मस्ती भरी कविताएं भी हमारे सामने आईं, और उन मस्ती भरी कविताओं में भी एक संदेश होता था। जैसे भगवती चरण वर्मा की कविता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, और मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धन्यवाद मित्रों।